हेलो गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है टॉपिक का नाम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, तो हम कहते हैं कि उसका जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर मोशन है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलाउंग मोशन कर रहा है, ठीक है, मतलब इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो हम इसके मोशन को कहेंगे कि ये कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। अब हम सर्कुलर मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसा मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन। क्यों 2 डायमेंशनल मोशन है? आप यहाँ पे देखिए, अगर सपोज करो कि इस सर्कल के सेंटर को मैं क्या मानूँ, ओरिजिन मानूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर सपोज करो किसी टाइम यहाँ पर है पार्टिकल और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 है, तो किसी टाइम पर अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँचे, इस वाले पॉइंट पे पहुँचे, तो इस वाले पॉइंट पर ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x2 y2 होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिर से चेंज हो जाएंगे। और मान लो कि यहाँ पे क्या है, x3 y3 है, और अगेन इस वाले कोऑर्डिनेट में मान लो कि इस वाले पॉइंट पे है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x4 y4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि मोशन कैसा है, 2 डायमेंशनल है। जैसे जब हम लीनियर मोशन की बात करते थे तो लीनियर मोशन में केवल एक ही पैरामीटर, यानी कि एक ही एक्सिस के अलोंग मतलब चेंज आता था, लेकिन यहाँ पे 2 एक्सिस के अलोंग, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, जो कि एक्स वाई मिलके क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, सिंपली एक्स वाई प्लेन। तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। तो एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहलाती है अगर वो बॉडी क्या कर रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड से इस सर्कल के अलोंग क्या कर रही हो, सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन कर रही है, ठीक है। इफ a body moves with uniform speed, if a body moves with uniform speed, then its motion is called uniform circular motion. Uniform circular motion, तो इसके मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, इसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हमने काइनेमेटिक्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि सपोज करो कि कोई पॉइंट क्या करता है, अपना मोशन स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, और पॉइंट ए से मूव करते हुए अपने फाइनल पॉइंट बी तक पहुंचता है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था उसको हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो हमारे पास ये वाला जो लाइन था, इसका जो लेंथ कहलाता था वो क्या कहलाता था, डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। लेकिन अब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कहें तो हम उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो उसमें एंगुलर चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए किस तरीके से, मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पे O। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर हमारा क्या बैठा हुआ, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और ऑब्जर्वर क्या करता है, ए पॉइंट पर किसी पार्टिकल के मोशन को देखता है, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट से कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है और इस तरीके से चलता है और किसी टाइम पर पॉइंट बी पर पहुँच जाता है, ठीक है, किसी टाइम पर पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो जब वो पॉइंट ए को देख रहा होगा तो उसकी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और वो लाइन ऑफ साइट क्या करेगी, इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो मान लो रेडियस क्या है इस सर्कुलर पाथ की, आर है,
उसी तरीके से जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो बी पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो किसी टाइम पर जब पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा होगा तो उसका एंगल, जो लाइन ऑफ साइट का एंगल था, कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो इन दो लाइन ऑफ साइट्स के बीच में जो ये एंगल घूमा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। या सिंपली हम बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो रेडियस वेक्टर के बीच में, एक रेडियस वेक्टर हमारे पास ये है और एक रेडियस वेक्टर हमारे पास ये है, इनके बीच का एंगल है, ठीक है। जब कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो उन दोनों पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाले जो दो रेडियस वेक्टर है उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बना हुआ है थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक एंगल ही है। तो एसआई सिस्टम में एंगल को आपने देखा था कि हम किस में मेज़र करते हैं, बेसिकली ये प्लेन एंगल है, ठीक है। अगर आपको याद हो, जब हम डायमेंशन पर जब हम फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात की थी। एक थे उनमें से रेडियन और दूसरी थी उनमें स्टेरेडियन। तो रेडियन वाला जो यूनिट था वो प्लेन एंगल के मेज़रमेंट के लिए था और स्टेरेडियन वाला जो यूनिट था वो किसके लिए था, सॉलिड एंगल के मेज़रमेंट के लिए था। तो बेसिकली जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमता है एक ही प्लेन में, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, हमने अभी बोला था कि 2 डायमेंशनल मोशन है, तो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो एक ऐसा एंगल बनाएगा, प्लेन एंगल बनाएगा। तो प्लेन एंगल का जो मेज़रमेंट का यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन। और इसको शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, रेडियन हो गया। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसका जो हम डायमेंशन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे m0 L0 T0, ठीक है। क्यों ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली अगर आपको याद हो, जब हम रेडियन को डिफाइन कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने लिखा था आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है, या L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर थीटा किस में था, रेडियन में था, तो थीटा इज इक्वल टू लिखा था हमने L ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, L ओवर आर। L बेसिकली आर्क की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और R क्या है यहाँ पे, इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इनके डायमेंशन लिखूँ तो ये L और ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो जब ये ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, L रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m0 L0 T0। तो इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पे एंगल आया या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, जो कि बेसिकली एंगल ही है, वो क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर। अगर हम कोई घड़ी बनाएं, ठीक है, मान लो ये कोई सर्कुलर वॉच है और यहाँ पे इसका सेंटर है वॉच का और ये यहाँ पे मिनट हैंड है, ठीक है। तो मान लो ठीक 12 पे इस टाइम पे, ठीक है। अब 1 घंटे के बाद जो मिनट हैंड होगी वो फिर से घूम के इसी वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगी, अगेन 12 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि 1 आवर में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है। तो मान लो यहाँ पे जब शुरू में इस वाले पॉइंट पर थी, पॉइंट ए मान लेते हैं इसको, तो पॉइंट ए पे जो इसका एंगल बन रहा था वो कितने का बन रहा था, 0 रेडियन का बन रहा था। कितने का बन रहा था, 0 रेडियन का बन रहा था। जब ये यहाँ से घूम के एक राउंड कंप्लीट करेगा तो उस टाइम पर हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना होगा, पूरा कितना घुमा, ये 360 डिग्री घुमा। कितना घुमा, 360 डिग्री घुमा। तो θ1 हमारे पास पहले था 0 रेडियन और θ2 हमारे पास आया 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो होगा आपका 2 पाई माइनस 0 दैट इज़ 2 पाई। तो आर हैंड का जो 1 घंटे में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 घंटे में जो सेकंड हैंड है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, या आर हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 घंटे में कितना हो सकता है, तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। आपको याद होगा जब हम लीनियर मोशन को पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर हमने वेलोसिटी को 2 तरीके से डिफाइन किया था, एक था एवरेज लीनियर वेलोसिटी और दूसरा था हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं केवल सिंपली वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो लीनियर समझ लेना। तो एंगुलर वेलोसिटी को भी 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक है हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरी हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये 2 क्या है हमारे पास वेलोसिटी है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी is defined as total angular displacement, total angular displacement divided by total time, divided by total time। मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक सर्कल बनाते हैं और कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये सर्कल का रेडियस सेंटर हो गया O, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, पॉइंट A पे था। ठीक है, तो पॉइंट A पे ये इसका रेडियस हो गया R। मान लो पॉइंट A से घूमते हुए वो पॉइंट B पे पहुँचा, और पॉइंट B पे जब वो पहुँचा तो मान लो कि इसने एंगल बनाया θ1। ठीक है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, θ1 हुआ। अब क्या होता है, इस पर्टिकुलर जब पॉइंट A पे था तो मान लो कि उस टाइम t इज इक्वल टू कितना था, 0 था। जब वो B पे पहुंचा तो उस टाइम पे t इज इक्वल टू था t1, और मान लो कि B से घूमते हुए अब वो पॉइंट C पर पहुंच जाता है, B से घूमते हुए वो पॉइंट C पे पहुंच जाता है, और इनिशियल पोजीशन से जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो θ2 होता है। कितना होता है, θ2। तो मान लो कि C पर वो पहुँचा t2 टाइम में, कितने में पहुँचा, t2 टाइम में, t इज इक्वल टू t2 पर यहाँ पर पहुँचा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम t इज इक्वल टू t1 से लेके टाइम t इज इक्वल टू t2 के बीच एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन t1 एंड t2 विल बी इक्वल टू θ2, जो कि हमारे पास t2 के करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, माइनस θ1 जो कि हमारे t1 के करस्पॉन्डिंग क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। तो θ2 माइनस θ1 ओवर इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला टर्म आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं, सिंपली एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाता है ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ओमेगा एवरेज है, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 ओवर t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू है। मतलब अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नज़दीक लाके क्या करते हैं, उसको लिमिट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे हम, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे।
तो वहाँ पर अगर आपको याद हो, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे तो हम वहाँ लिखते थे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ठीक है, और आगे इसको लिखा जाता था डी एस ओवर डी टी, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था। तो यहाँ पे डी एस ओवर डी टी क्या रिप्रेजेंट करता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू को लिखें, यानी कि उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ क्या करें, हम लिमिट करें। मान लो हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ये मान लो इनिशियल पॉइंट है ए और ये आपका यहाँ पे है T1, ठीक है। T1 टाइम पे पॉइंट बी पे पहुँचा और T2 टाइम पे पॉइंट सी पे पहुँचा, ठीक है। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते तो वो इन दोनों पॉइंट के बीच की निकालते हैं, T1 और T2 के बीच के निकालते हैं। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ तो मान लो कि मैं T1 पे इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली T1 पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो वो इस पॉइंट पर निकाली जाएगी, है ना। तो इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, ठीक है, एक पॉइंट लूँगा जिसके लिए क्या हो, जिस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम हो वो 0 की तरफ टेंड हो रहा हो, बहुत कम टाइम लग रहा हो, ठीक है। तो तब मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। इस बी पॉइंट से यहीं पर ठीक इसके जस्ट बगल पे एक पॉइंट मान लो पी लिया मैंने, ठीक है। तो बी से लेके पी तक पहुंचने में जो टाइम लगा, मान लो वो टेंडिंग टू 0 है, बहुत कम टाइम है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा, जो कि बी से लेकर पी तक पहुंचने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी थीटा बाई डी टी, और ये वाला जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को, और इसको सिंपली लिखा जाता है ओमेगा के साथ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो टर्म है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देता है, और ये वाला इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी देता है। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की, कि ये किस टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं या वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको ध्यान हो, पीछे हमने वेक्टर्स के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर आया था जिसको हमने बोला था एक्सियल वेक्टर। क्या बोला था, एक्सियल वेक्टर बोला था। तो ये जो एक्सियल वेक्टर होते हैं वो किस टाइप के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हमारा एक्सियल वेक्टर ही है, जिसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक्सिस के अबाउट होता है, एक्सिस के थ्रू होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सिस होती है उसी डायरेक्शन में होता है। तो मान लो हमारे पास ये पॉइंट है आपका इनिशियल पॉइंट ए, और मान लो किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, और इस वाले पॉइंट का नाम है पी मान लीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और इस वाले पॉइंट पर, मतलब एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी। रियलिटी में इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, और एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होती है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, मतलब जो एक्सिस होती है उसके अलोंग होती है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रोटेशन डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बॉडी कहाँ के लिए मूव कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट पी की तरफ मूव कर रही है। तो हम अपने राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड के फिंगर्स को ए से पी की तरफ के लिए क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, कुछ इस तरीके से घुमाएंगे अपने हाथ को, ठीक है, और अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे बाहर के लिए, ठीक है। बॉडी का मोशन तो कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, जैसे मेरी फिंगर है उस टाइप से हो रहा है, और तो
जो मेरा थंब है उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन को, ठीक है, क्योंकि जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। उसी तरीके से अगर सपोज करूँ कि बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन करती, कैसा रोटेशन करती, क्लॉकवाइज रोटेशन करती, तो मैं यहाँ पर जो अपने फिंगर्स को कर्ल्ड करता वो किसके अलोंग करता है, इसी के अलोंग करता, मोशन के अलोंग करता। तो मैंने अपने हाथ को उस फिंगर्स को इस तरीके से अलोंग करता, तो इस टाइम पे मेरा जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन करता। तो यहाँ पे हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। तो इस वाले केस में जब मेरे फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज रोटेटेड है तो थंब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस टाइम पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो इनसाइड द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। बुक में आपको ये वाला जो टॉपिक देखने को मिलेगा उसका नाम दे रखा उन्होंने लीनियर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। बट उन्होंने लास्ट में खुद मेंशन कर रखा है कि जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया है वो केवल मैग्नीट्यूड के लिए है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो लीनियर स्पीड होती है, जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड के ही टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेट में देखिए हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस कहूँ मैं, वो कितना है, ए से लेके बी तक कितना घुमा ये, थीटा। तो ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया हमारा थीटा। तो एंगुलर स्पीड जो होगी, स्पीड वो होगी हमारे डी थीटा बाई डी टी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ, ठीक है। ये केवल मैग्नीट्यूड है। उसके बाद अगर हम लीनियर डिस्टेंस की बात करें, लीनियर डिस्टेंस, तो इस केस में लीनियर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, लीनियर डिस्टेंस बेसिकली ए से लेके बी तक जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है वो है। तो ए से बी तक जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है वो बेसिकली आर्क लेंथ है। तो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस क्या है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी, ठीक है। तो अब मान लो कि आर्क लेंथ ए बी हमारे पास क्या है, एल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थीटा है, ये आर है और आर्क लेंथ एल है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास जो लीनियर स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो लीनियर स्पीड हो जाएगी हमारी डी एल ओवर डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, डी एल ओवर डी टी का मतलब हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर थीटा, डी डी टी ऑफ आर थीटा। क्योंकि यहाँ पे डी एल ओवर डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर स्पीड को, वी को, और आर को अगर मैं बाहर ले लूँ, क्योंकि आर कांस्टेंट है, रेडियस है सर्कल का, तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आर को बाहर ले लीजिए, डी थीटा ओवर डी टी। तो वी इज इक्वल टू आर, डी थीटा ओवर डी टी क्या है हमारे पास, ओमेगा है यहाँ पे, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड। अगेन मैं फिर से बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारी लीनियर स्पीड होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है लीनियर वेलोसिटी का, और एंगुलर स्पीड का जो एंगुलर स्पीड है वो एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम सिंपली लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमने जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, ये वाला रिलेशन मेंशन किया है, ये केवल मैग्नीट्यूड वाइज है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आगे पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या रिलेशन होता है अगर हम डायरेक्शन को लिखें। बेसिकली आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ा जाता है वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है।
तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।